You were discussed about agriculture income. यस, तो एग्रीकल्चर इनकम तक हम लोग पहुंच गए थे और आपके पास कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्लियर? तो एग्रीकल्चर इनकम में आपने ये देखा कि बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी द टैक्सेबल, अगर वो टैक्सेबल नहीं होती, ये मैंने आपको बताया है। तो अब अगर वो टैक्सेबल नहीं होती तो एक आध केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ छोटे छोटे से, कि इन केस द सनफीस्ट विच इज प्रोड्यूसिंग द बिस्किट्स फॉर अस, और उसको ये लग जाए कि जो मैं ये गेहूँ खरीद के लाता हूँ ये उतनी स्टैंडर्ड या क्वालिटी का मुझे नहीं मिलता, या बहुत महंगा मिल रहा है। एंड इन द nowadays in the business there is a very customized type of system, very customary the big companies are using is the backward integration and the forward integration. Means the company try to hold the position of chain which is backward or which is forward. जैसे अगर कोई कुछ बना के बेच रहा है तो वो इस पे भी काम करना चाहता है कि इसका रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है, सप्लायर जो है, ये काम भी हम ही पकड़ लें। तो अगर ये काम हम पकड़ लेंगे तो जब प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सच सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल वो भी मेरे पास आ जाएगा। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट और द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी इनलार्ज गेट्स इनलार्ज्ड। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब अगर ये जो सनफीस्ट कंपनी है इसको ये लगने लग जाए कि मैं जो बिस्कुट बना रहा हूँ, या कोई शुगर केन से शक्कर बनाने वाली कंपनी को ये लगने लग जाए कि जो गन्ना पेर के शक्कर बनाती है, कि मैं कुछ ऐसी मेरे पास फालतू ज़मीन पड़ी है जहाँ मुझे फैक्ट्री लगानी थी पर अभी लग नहीं पा रही है, हैवी एक्सपेंडिचर, तो इतने बड़े जो एरिया पड़ा हुआ है इसमें मैं गन्ना उगा लेता हूँ, तो मुझे तो साल में वैसे इतने क्विंटल गन्ना जो है वो डालना होता है अपनी फैक्ट्री में, तो कुछ अपने खेत का आ जाएगा यार, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। सिंपल थॉट है। सेम विद द सनफीस्ट कंपनी, उसको लगता है मेरे पास ज़मीन बहुत पड़ी हुई है या किराए पे भी ले लेते हैं और इस पर हम आप गेहूँ उगवाते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है फॉर द पर्पस ऑफ, और विच इज़ यूज टू बी एज लाइक अ रॉ मटेरियल फॉर बिस्किट्स, कि अब गेहूँ से आटा बनेगा और वो आटा इस्तेमाल होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो कंपनी है या जो सनफीस्ट का एग्जाम्पल है, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हेन दे आर गेटिंग टू कन्वर्ट देयर टोटल ऑपरेशन इनटू द रेवेन्यू रिटर्न, वो तो फाइनल प्रोडक्ट के बाद होगा, कि जब इनके बिस्किट बिकेंगे सनफीस्ट वालों के तब रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके पहले तो एक्सपेंडिचर है। क्लियर है ना? वो बाजार से गेहूं खरीद के लाएं और अपनी फैक्ट्री में बनाएं, टोटल एक्सपेंडिचर, अपने खेत में उगाएं और उससे बिस्किट बनाएं, थोड़ा बाजार का थोड़ा अपना, ये भी एक्सपेंडिचर है। सेम विद द कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग शुगर, तो वो शुगर केन बाजार से लाएं या अपने घर में बनाएं, दोनों में भी एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंडिचर है। उनको रेवेन्यू कब जनरेट होगा? व्हेन दे आर गोइंग टू सेल देयर फाइनल प्रोडक्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट। दो एग्जांपल हम लोग साथ लेके चले, एक बिस्किट और एक शुगर केन। ये दोनों लोग ऐसा कर सकते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए ये दोनों ऐसा कर सकते हैं, फॉर इनलार्जमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स, फॉर मेकिंग मोर कंट्रोल ओवर द चेन, कि हमारी डिपेंडेबिलिटी सप्लायर्स पे कम हो जाए। करते हैं कंपनीज और करते हैं बिजनेसेस ऐसा। क्लियर? इसी इन एग्जांपल्स को मैंने क्यों पिक किया हुआ है कि अगर सनफीस्ट आपके लिए गेहूं उगाने जाती है या कोई शुगर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री शुगर केन उगाने जाती है, तो शुगर केन का उगाना और गेहूं का उगाना एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। एग्रीड? इट इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लैंड इंडिया में सिचुएटेड होगी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो या तो सनफीस्ट करे या वो शुगर बनाने वाली फैक्ट्री करे। मीन्स प्राइमरी ऑपरेशंस एज वेल एज सेकेंडरी ऑपरेशंस जो भी हैं वो सब परफॉर्म करेंगी वो कंपनियां या वो लोग जो गेहूं या गन्ना बना रहे हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, और आपका इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि एग्रीकल्चर से जो इनकम हो उसको एग्जेम्प्ट करना है।
वो एग्जाम इनकम नहीं मानी जाएगी, वो टोटल इनकम जीटीआई का हिस्सा नहीं बनेगी, वो टोटल इनकम नहीं है। अब बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। आपको रेवेन्यू मिल रहा है बिस्कुट या शक्कर बिकने के बाद, जिसमें कि सारा का सारा आप बाहर से खरीद नहीं रहे हो, उसमें का कुछ हिस्सा या सारा का सारा आप खुद बना रहे हो। बात समझ आती जा रही? तो अगर आप खुद कर रहे हो या खुद बना रहे हो, देन जितना आपका ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड रेवेन्यू हो, दैट इज गोइंग टू बी नॉट बी द पार्ट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स। ये आपका टैक्स का जो रूल है वो बोल रहा है कि ये एग्जेम्प्ट है। अब बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया, यार मुझे तो इसकी इनकम ही नहीं पता चल रही है, कैसे ढूंढे हम? हमको तो पैसे तब मिलते हैं जब यार पूरा बिक जाता है। हाँ भाई, वो पूरा बिक जाता है तो इसमें हमारे यहाँ का उगाया हुआ भी है और बाजार से लाया हुआ भी है। बात समझ आती जा रही है आपको? द टोटल इनकम इज अ कंपोजिट ऑफ बिजनेस इनकम, और साथ में उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी शामिल है। नाउ यू हैव टू बाइफरकेट इट। अब उसको आपको बांट के ढूंढना है कि कैसे बांटा जाए। क्लियर? कैसे बांटा जाए? तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, उसको आप नोट डाउन करिए। ठीक, प्लीज उसको आप नोट डाउन करिए, तो आपके थ्रू काफी सारे लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। शेयर कर दीजिएगा। इफ अ शुगर फैक्ट्री crushed 41 क्विंटल ऑफ शुगर केन, कि अगर कोई शुगर फैक्ट्री 41,000 क्विंटल शुगर केन का पूरे साल में इस्तेमाल करती है, मतलब उनकी फैक्ट्री में उतना गन्ना पेरा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग शुगर, 41,000 क्विंटल, out of which 6,000 quintal of sugarcane was produced in its own farm। इसमें से 6,000 क्विंटल का जो शुगर केन है वो उन्होंने अपने खेतों में उगाया है, जिस पर की खर्चा हुआ, द कॉस्ट ऑन सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज 13,20,000। अब तक मैंने आपको क्या क्या डेटा दिया? एक दिया द टोटल नंबर ऑफ शुगर केन क्रस्ट, दैट इज 41,000 क्विंटल, out of which 6,000 quintal is self grown, on which means in this self grown sugarcane what is the expenditure? 13,20,000, 13,20,000 रुपए इस शुगर केन को उगाने में खर्च हुए, बीज लाने में, लेबर में, इन सब में। तो ये जब सारी चीजें हो गई, तीन चीजें मैंने आपको बता दी। एक फिगर मैंने आपको दी कि 41,000 क्विंटल, तो यार जो ये 41,000 क्विंटल है ये भी तो बाजार से खरीद के आया होगा। हाँ जी, आया होगा। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, वो आपको डेटा दे रहा है, फर्दर नोट करते जाइए, साथ में करेंगे हम लोग। 20,000 क्विंटल एट द रेट ऑफ 279 पर क्विंटल, 20,000 क्विंटल। हिंदी के नंबर्स में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। एट द रेट 279 पर क्विंटल, ठीक। 5,000 क्विंटल एट द रेट 282 पर क्विंटल, 5,000 क्विंटल 282 पर क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया। 20,000 क्विंटल 279 पर क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया। 10,000 क्विंटल एट द रेट 288 पर क्विंटल खरीदा गया। अब इन सारे क्विंटल्स को अगर आप जोड़ लो तो ये 41 क्विंटल बन जाएंगे। 20,000 एक है, 10,000 एक है, 5,000 एक है, 35, और 6 आपने अपने खेतों में उगाया है और आप ही मालिक हैं फैक्ट्री के। तो 41,000 क्विंटल गन्ने का आपने इस्तेमाल किया फॉर द पर्पज ऑफ शुगर। अब ये कैसे डिसाइड हो कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम का हिस्सा कितना है और बिजनेस इनकम का हिस्सा कितना है? आगे आपको वो इंफॉर्मेशन देता है, यदि फैक्ट्री अर्न्ड द टोटल प्रॉफिट ऑफ
5 लाख, फैक्ट्री को पूरा 5 लाख का प्रॉफिट होता है। आपके लिए इसने काम बहुत आसान कर दिया है, रेवेन्यू जनरेटेड नहीं दिया, ठीक, बोल दिया कि सीधे सीधे प्रॉफिट ही बता दिया उसने कि फैक्ट्री को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एग्रीकल्चर एंड द नॉन एग्रीकल्चर इनकम और द बिजनेस इनकम, ठीक। अब आपको काम क्या करना है कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम को अलग अलग कर दीजिए। जब कभी आपको पूरी तरीके से खर्चे अलग अलग नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक, then because the growing of sugarcane is at different time phases, आप अपने यहाँ देखते हो कि कई फसल के चक्र हैं, कुछ गर्मी में हो रही है, कुछ सर्दी में हो रही है, कोई 15 दिन पहले हो गया, फिर खेत कट गया, उसके बाद थोड़ा खेत और कटा, वो 15 दिन बाद बिका। एंड द रेट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करते हैं, डिमांड और सप्लाई पे। तो जिस तरीके से हमारी परचेज इन द डिफरेंट पीरियड्स आर जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रेट्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी समय मांग ज़्यादा रही होगी तो उस समय रेट ज़्यादा हो गए, किसी समय मांग कम रही होगी तो उस समय रेट कम हो गए, किसी समय प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उस समय रेट कम हो गया। सो मेनी फैक्टर्स। तो हमने डिफरेंट रेट्स पे खरीदा हुआ है। तो सेम थिंग इज गोइंग टू अप्लाइड विद द सुगर केन विच वी हैव ग्रोन। जो हमने पैदा किया उसमें भी तो ये हो सकता है ना कि हमने कोई 15 दिन पहले काटा होगा तो फिर कोई उसके 20 दिन बाद काटा होगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सारा एक साथ हुआ और एक ही दिन में सारा काट के हमने सुगर केन इकट्ठा कर लिया। फेजेस की परचेज है। तो अगर आप उसको बेचते, जो आपने अपने खेत में उगाया, तो वो भी फेजेस में बेचते। क्लियर है यहां तक सारी बात? तो नाउ टेक द एवरेज of the purchases. What is the total amount of purchases divided by the total number of the quintals? Now then you will get the average market price of per quintal. जरा इसको निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो 20,000 क्विंटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए 279 से, 5,000 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 282 से, और 10,000 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 288 से। और कैलकुलेटर बेटा आप लोग अपने पास रखो, काम साथ साथ करते चलो। तो नाउ यू विल फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ सुगर केन परचेज्ड विच इज 98,70,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी। कितना क्विंटल खरीदा आपने? 35,000। 20, 5 और 10, इससे आप डिवाइड करा दो तो पर क्विंटल का रेट आपको मिल जाएगा 282। क्लियर है ये बात? इज दिस थिंग इज क्लियर बेटा? Yes, यहां sir, तक clear. बात क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके। तो ये तो आपको मिल गया एवरेज मार्केट प्राइस। अब एवरेज मार्केट प्राइस पे भले आपने अपने यहाँ खेती की, पर खेती तो की आपने अपने यहाँ यूज कर लिया उसको। अपने यहाँ यूज नहीं करते तो बेचते? हाँ बेचते। तो बेचते तो हम आपसे कहाँ कह रहे हैं कि उसको भाई 288 से लगाओ। हम तो कह रहे हैं 288 का भी इफेक्ट ले लो, 279 का भी इफेक्ट ले लो, तो एवरेज प्राइस आपका आ रहा है 282। तो जो ये 6,000 आपका सुगर केन ग्रोन है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 282 से। देन द मार्केट वैल्यू ऑफ सुगर केन ग्रोन बाय यू, ये आपको मिल जाएगी इफ यू आर गोइंग टू सेल इट। एग्रीकल्चर इनकम में हम यही तो करते कि हमने अपने यहाँ जो बनाया इसको सेल करते। तो अगर हम इसको बेचते तो एवरेज प्राइस लिया है हमने, ना ज्यादा वाला लिया ना कम वाला लिया। तो ऐसे केसेस में आपको एवरेज प्राइस लेना है। तो एवरेज प्राइस जब आपने लिया तो आपको ये पता चला कि मार्केट वैल्यू ऑफ द सुगर केन ग्रोन बाय मी, वो आप निकाल लीजिए 6,000 मल्टीप्लाई बाय 282, देन यू विल गेट 16,92,000. This is the market price if you are going to sell such sugarcane which is grown by you. अब इसमें आपका खर्चा कितना आया है, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है 13,20,000। इसको आप लेस कर दीजिए, लेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ
सुगर केन प्रोड्यूस्ड इन ओन फार्म, ये आप हटा दीजिए। तो बिक सकता था 16,92,000 का और आपने उस पर खर्चा किए हैं 13,20,000, तो डिफरेंस इज द इनकम। ये हो गई आपकी एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अगर बिकने, Yes, sir, clear है। ओके, ये हो गई आपकी एग्रीकल्चर इनकम। नाउ गो टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। वो बोलता है कि आपको 5,000 का 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इस 5 लाख के प्रॉफिट में आप ये 3,72,000, 3,72,000 विच इज द एग्रीकल्चर इनकम, इसको आप माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द बिजनेस इनकम और द नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर? क्योंकि आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है एट द एंड और वो आप बता रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख का। इस मीन्स द इनकम, इस इनकम में एग्रीकल्चर इनकम भी शामिल है एज वेल एज द नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एंड एग्रीकल्चर इनकम you have worked out, then less it from the total profit which is generated, then the remaining balance is the non-agriculture income or the business income. क्लियर हुआ कुछ जो ये डिस्कस हुआ है बेटा? Yes, sir। नो सर, Okay. विल यू एक्सप्लेन वंस अगेन? जस्ट ए मिनट, आपकी स्पीकर बढ़ा लूं मैं थोड़ी आवाज। हाँ, अब बोलिए अर्चिता जी, क्या बोल रही हैं आप? सर, आफ्टर एग्रीकल्चर इनकम हाउ वी विल कैलकुलेट टोटल इनकम? आफ्टर एग्रीकल्चर इनकम हाउ वी डू कैलकुलेट द टोटल इनकम, क्या मतलब है इसका? हाँ, आपको क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल हाँ बोलिए बोलिए इनकम सर, बेटा। एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन जो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो जाए। एग्रीकल्चर इनकम आपने ढूंढ ली, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ये आपके सवाल से साउंड आ रहा है, ठीक ना? अब बात ये आ रही कि इसको टोटल इनकम से क्या रिलेशन है। टोटल इनकम उसको क्वेश्चन ने आपको खुद दे दी ना कि 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज द इनकम। टोटल इनकम यू कैन से फ्रॉम द बिजनेस। इस 5 लाख के प्रॉफिट में हमको एग्रीकल्चर इनकम पता हो गई ना कि 3,72,000 है, तो हम वो घटा देते हैं, तो अब जो बचेगा दैट इज द बिजनेस इनकम और वो टैक्सेबल इनकम होगी। उसने आपको बता दिया ना कि शुगर केन को बनाने और बेचने के बाद 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और इस शक्कर को बेचने में मेरे यहाँ का भी तो 6,000 क्विंटल का गन्ना इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? और मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स द इनकम जनरेटेड बाय द शुगर फैक्ट्री, and this income generated by the sugar factory is the composite of agriculture income as well as the non agriculture income. Now we have to separate, क्योंकि इसमें तो एग्रीकल्चर इनकम का हिस्सा शामिल है। अगर ये 6,000 हम अपने यहाँ नहीं करते तो इसको हम बाजार से परचेस करने जाते ना बेटा, अगर बाजार से परचेस करने जाते तो ये जो 16,92,000 का हम बाजार से खरीद के लाते, तो हमारे प्रॉफिट क्या 5 लाख के हो पाते? नहीं हो पाते। क्लियर है? यस सर। ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है, इसमें तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम का भी तो शामिल हो रही है, जो मुझे एक्चुअली देखा जाए तो केवल खर्चा ही खर्चा 13,20,000 अगर हम घटा लेंगे तो वो तो गलत बात है, ठीक ना? तो हम पहले एग्रीकल्चर इनकम क्या मुझको जनरेट करके देती इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वो जानेंगे, उसमें से ये अपनी वो घटाएंगे कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, देन वी आर एबल टू नो द एग्रीकल्चर इनकम। और फिर हमारी जो इनकम आ रही है फ्रॉम द बिजनेस, बिकॉज इट इज द कंपोजिट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, तो उसमें से एग्रीकल्चर इनकम को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी? नॉन एग्रीकल्चर। दिस इज द वे। ठीक, एक छोटा सा इसका और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तो हो सकता है चीज़ें, मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इज देयर एनी डाउट? जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने आपको एवरेज निकलवा दिया या इन्होंने एक साथ आपको खर्चा बता दिया 13,20,000, इसको वो कई पार्ट में दे सकता है कि सीडिंग पे इतना हुआ और मैन्यूरिंग पे इतना हुआ और लेबर पे इतना हुआ, फिर उसके बाद
ढेर सारे और आपके एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस को इसमें जुड़वा सकता है, तो उनका आप टोटल लगा के ये 13,20,000 या जो भी अमाउंट टिकट है उसको आप निकाल सकते हो। काम बढ़ा सकता है आपका, बस और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ उसने आपको डायरेक्ट इनकम बता दी, वहां पे हो सकता है टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बता दे, इतना ही कर सकता है वो। ठीक, तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है कि हम एग्रीकल्चर इनकम कैसे ढूंढते हैं, तो फिर वो हमको चाहे टोटल रेवेन्यू जनरेशन बता दे, चाहे कुछ भी बता दे, हम हर तरीके से ढूंढ लेंगे। क्लियर है? These are the examples of industries which are in object to raise the profit by the integration of the chain backwardly, जो पीछे की ओर जाके चेन पर अपना कब्जा जमाते हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, वहां पर ये चीजें अप्लाई होती हैं। इसीलिए मैंने दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किए, एक शुगर केन इंडस्ट्री का, दूसरा बिस्किट इंडस्ट्री का। वो भी कर सकते हैं ऐसा, और भी कोई ऐसी इंडस्ट्री कर सकती है जहां की रॉ मटेरियल एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो और फाइनल रेवेन्यू जनरेशन एट द एंड हो रहा हो बाय द फार्मिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तब आपको ये सेपरेशन के रूल्स लगाने पड़ेंगे। अब कुछ आपके गिवन हैं कि जिनको लॉ ने बोल दिया है और आपको मानना है कि ये पार्टली इनकम है, उनको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से लिखना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉ। जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दिस इज द प्रैक्टिकल टाइप ऑफ थिंग विच इज यूज्ड, वहां पर आपको ये लगाना पड़ेगा सिस्टम, तो आप जान पाएंगे। द रेशनल यू हैव अप्लाइड, द लॉजिक यू हैव अप्लाइड। और लेकिन अब जो मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ ये बिल्कुल लॉ का हिस्सा है, ये वैसे का वैसा ही आपको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है कि लॉ ने बोला कि अगर इस तरीके की इनकम हो रही है तो इसका इतना परसेंट इन एग्रीकल्चर मानो या इतना परसेंट नॉन एग्रीकल्चर मानो। ठीक, दिस इज कॉल्ड द पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। तो ये पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं जल्दी से देखेंगे हम लोग। ठीक, नंबर 1, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। देखिए, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग टी, चाय को आप उगाएं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। 60% ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड is considered as agriculture income, and 40% means the remaining part shall be considered as business income। क्योंकि जितनी चाय बनाने वाली इंडस्ट्री हैं वो अधिकतर उनके चाय के बागान हैं, चाय की पत्ती नहीं खरीद रही वो किसी से और उसके बाद अपने यहाँ काम कर रही है, अधिकतर उनके बागान है। और मान लो चाय की पत्ती भी अगर किसी से उनको बाहर से थोड़ी खरीदनी पड़ जाए तो आप वो शुगर केन वाला रूल लगा सकते हैं उसमें कि जो उनके यहाँ हुई उस पर 60-40, क्योंकि यहाँ पे उसने 60-40 दे दिया है। यहाँ आपका कोई और काम नहीं चलेगा कि हमें जो है खर्चे घटाने और क्या करना है, उसने रूलिंग दे दी लॉ ने आपको कि अगर आप चाय की पत्ती को उगाने और इसका काम कर रहे हो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, फिर उसके बाद उसको बना के पत्ती के रूप में बेच रहे हो तो ये बिजनेस एक्टिविटी भी हो गई। तो इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा जब आपकी चाय सेलेबल फॉर्म में बाजार में बिकेगी, पत्ती रूप में नहीं है, तो बिजनेस एक्टिविटी भी हो गई। तो हम एग्रीकल्चर इनकम द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड का 60% मानेंगे और 40% मानेंगे बिजनेस इनकम। ठीक, ये रूल आप लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटीफिगर्ड और लेटेक्स। ये वर्ड्स आपको लिख लेने हैं, होते क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ। ये उस तरीके के प्लांट्स की बात आपसे कर रहा है विच कंसिस्ट सम फ्लूइड आइटम्स इन इट विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू द
सेलेबल प्रोडक्ट्स, जैसे पिपरमेंट जो है आप देखेंगे किस में होती है, पौधों के अंदर एक तरल पदार्थ के रूप में होती है, फिर वो निकाली जाती है और कुछ उसमें प्रोसेस होता है तो वो पिपरमेंट के रूप में आपको मिलने लगती है। गोंद, गोंद आपने देखना है किस फॉर्म में होता है, पेड़ों के अंदर फ्लूइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उस फ्लूइड को इकट्ठा किया गया और फर्दर वो कन्वर्ट कर दिया गया इन द टर्म ऑफ। तो ऐसे जितने भी आइटम्स हैं विच आर इन द टर्म्स ऑफ फ्लूइड, तरल पदार्थ के रूप में है किन्हीं प्लांट्स के अंदर, एंड फर्दर दे आर क्रिएटिंग एज अ प्रोडक्ट, वो फ्लूइड कन्वर्ट हो जाता है किसी प्रोडक्ट के रूप में, तो इनकम तब जनरेट होगी जब वो बिकेगा प्रोडक्ट। जैसे मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दिए, गोंद है, रबर है। रबर को भी कभी आप पता करो या देखो तो ये पाओगे कि दैट शुड बी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। रबर के जो प्लांट होते हैं उनमें भी कोई तरल पदार्थ निकलता है, फिर उसको इकट्ठा किया जाता है, क्लियर। इकट्ठा करने के बाद फिर उसमें कुछ हल्की सी प्रोसेसिंग है और वो रबर बन जाती है। तो इस तरीके की जितनी भी, अब यार कोई अगर रबर बनाने की फैक्ट्री है तो उसका प्रयास है, अधिकतर होता ही है कि उनके खुद के बागान होंगे, बड़े बड़े रबर प्लांट्स, उनके खुद के पिपरमेंट के प्लांट्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो आप फौरन वहां पे क्या रेट लगा देंगे, 65:35। 65 of the such income shall be considered as agriculture income and 35% of such income shall be considered as business income। समझ आती जा रही है बात? बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इसमें उसने कुछ कैलकुलेशन आपसे कराया ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया है। नाउ थर्ड, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, ये तो डिस्कस हो गई है। तो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी, अब कॉफी में भी यही होता है कि जो इंडस्ट्री में जो कॉफी बेच रहे हैं उनके पास अधिकतर बागान होते हैं कॉफी के। कॉफी की भी आप देखते हो कुछ पत्तियां या कुछ इस टाइप की चीज होती है जिसको कन्वर्ट किया जाता है कॉफी में। तो 60-40, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बेटा ध्यान से, 60% ऑफ द इनकम ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखिएगा, कॉफी ग्रोन, कर्ड एंड रोस्टेड। ठीक, इसमें 60% क्या होगा आपका एग्रीकल्चर इनकम और 40% क्या होगी बिजनेस इनकम। अब इसी में दूसरा पॉइंट देख लीजिए आप, 75% ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड is considered as agriculture income, while 25 of such income is considered as business income। तो कॉफी के केस में आपको ये ध्यान रखना है, कॉफी ग्रोन होगी, कर्ड होगी, बनाई जाएगी, लेकिन अगर उसको रोस्टेड कर दिया आपने तो बिजनेस इनकम का एरिया बढ़ जाएगा, मतलब फर्दर बिजनेस एक्टिविटी यू हैव एडेड टू रीच द प्रोडक्ट प्राइस। तो वहां पर बिजनेस इनकम का एरिया बढ़ के 40% हो जाएगा और एग्रीकल्चर इनकम का एरिया 60% हो जाएगा। अगर केवल आपने कॉफी ग्रोन की है और कर्ड की है, रोस्टेड नहीं की और बेच रहे हैं आप, ठीक है, तो 75 और 25। यस, ये जितना है आपने नोट कर लिया अच्छे से? कोई डाउट आ रहा है बेटा इस पे? नो सर। तो ये पार्टली इनकम के कुछ गिवन पैटर्न्स हैं जो आपको लगाने ही लगाने हैं, अगर टी के केस में, सेंटीफिगर्ड और लेटेक्स के केस में और कॉफ़ी के केस में। ये गिवन परसेंटेज हैं आपके, इस पर कुछ सोचना विचारना नहीं है। हाँ, जहाँ ये बैकवर्ड चेन इस्तेमाल हो रही है शुगर केन और इन सब में, तो इसके लिए भी लॉ बोलता है कि आप जो मार्केट प्राइस है उस पर वैल्यू करो उस ग्रोन क्रॉप को जो आपने अपनी बिजनेस में यूज़ कर ली, फिर अपने खर्चे घटा लो और एग्रीकल्चर इनकम ढूंढो। ये भी लॉ का गिवन एस्पेक्ट है, क्लियर। तब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको
चीज़ें थोड़ी समझ आ जाएंगी। एंड ये चाहेंगे हम कि ये सेशन बड़ा अच्छा चल रहा है तो आप इसके जवाब दें बाय योरसेल्फ। तो इफ एनी ट्रेडर हैज़ एन स्टेट, उसके पास बड़ी भारी स्टेट है जिसमें वो रबर के भी प्लांटेशन है, टी के भी हैं और कॉफ़ी के भी हैं, तीनों तरीके के प्लांटेशन है उसके। ऐसी नर्सरी है जहाँ पे उन प्लांट्स को ग्रो कर रहा है, उन पे सारा काम करता है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर को 5 लाख की इनकम हो रही है। ठीक, अल्टीमेट। मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉफी और ग्रोन एंड कर्ड, जो उसके यहाँ कॉफी हुई उसको उसने ग्रोन किया और कर्ड किया, उस पे इनकम हो रही है 3,50,000 की। और जो उसने मैन्युफैक्चर ऑफ टी, जो टी की उसकी प्लांटेशन थी, उससे जब उसने टी बना के बेची तो ही विल गेट 7 lakhs। ठीक, he will get 7 lakh. Now tell me, what is the taxable income of this person, Mr. X? बात समझ आ गई? उनके पास एक बड़ा सा प्लांटेशन है जिसमें वो रबड़ भी उगा रहे हैं, टी भी उगा रहे हैं, कॉफी भी उगा रहे हैं, और तीनों की इंडस्ट्री पे भी काम कर रहे हैं। अब उनको वो बेचा उन्होंने, रबड़ को, कॉफी को और टी को। और कॉफी कैसी है? ग्रोन एंड कर्ड। वैल्यू क्या है? इन द केस ऑफ द रबर 5 लाख, इन द केस ऑफ द कॉफी 3,50,000, एंड इन द केस ऑफ द टी 7 लाख। तो इनकी टैक्सेबल इनकम क्या बने इन भाई साहब की? यस प्लीज वर्कआउट। आपने पिछले का अगर लिख लिया है जो हमने पॉइंट डिस्कस किए तो ये बड़ी आसानी से आपसे बहुत जल्दी से हो जाएगा। यस बेटा, कुछ बात समझ आ रही है? थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं आप? हाँ सर, समझ में आ गई। ओके, तो जल्दी से इसके कुछ आंसर्स आप मुझे बता सकते हैं या चैट पे लिख सकते हैं कि सर रबर के बता रहा केस में, ओके, रबर के केस में क्या हो रहा है, कॉफी में क्या हो रहा है? सर इसमें वही अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम अलग कर लेंगे, और यस बिजनेस इनकम पूरी जोड़ लेंगे और फिर वो उतनी वो टैक्सेबल होगी। यस, तो एक आध यार अमाउंट भी डिस्कस हो जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। फिर क्या बात है, बड़ी अच्छी तरफ जा रहे हैं आप। हाँ सर, वो बता देंगे। वो टी में जो है कितनी इनकी टोटल इनकम है? बेटा टी में मैंने आपको बताई है 7 लाख। 7 लाख। और टी में परसेंटेज होता है 35 और 65 का। टी में परसेंटेज होता है 65% एंड 35। यस, 65 और 35। तो कितना लिखा है बेटा मैंने? सर मैंने लिखा है, लिखा है। नहीं सर, लिखा नहीं है थोड़ा। हाँ, तो कैसे काम चलेगा अब? आपने लिखा है अर्चिता जी, 2 लोग हो यार, उसमें भी तुम लोग ऐसे काम करोगे तो क्लास का भला Yes, कैसे? sir. हाँ, तो कितना लिखा है टी का? Sir, 60 and 40%. यस। तो सर 2,80,000 एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। ठीक ठीक, मुझे पता है यार, आप लोग कैलकुलेशन में बहुत अच्छे बच्चे हो। इसके थ्रू केवल ये जानने का प्रयास था कि नोट वोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक, तो हल्का हल्का बेटा नोट करते रहोगे ना तो बस आप बहुत अच्छे हो जाओगे। क्योंकि अगर यहाँ से आप हटे, उसके बाद कोई और नई चीज डिस्कस होने लगी, तो इतनी देर में अगर ये हम भूले हैं तो फिर इसको हम धीरे धीरे, हाँ हमको ये तो याद रहेगा यार इस पे कुछ रेट अप्लाई होता है, और कंफ्यूज करते रहेंगे हम। क्योंकि ये 60 भी 2 बार हो रहा है, 65 भी हो रहा है, 75 भी कहीं हो रहा है, तो वो कंफ्यूज करता रहेगा।
बस इतना इसका मकसद था और कोई मकसद नहीं है। ठीक, आपके करने पे मुझे कोई डाउट नहीं है, वो आप बड़े अच्छे से अप्लाई करोगे और निकाल लोगे। बस आपको ध्यान रहना चाहिए, इस पे मेरा जोर रहेगा केवल। ओके, तो एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट और आपके साथ हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे। तो काफ़ी कुछ ये वाइंड अप हो जाएगा आज ही। तो फर्दर नई क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि होगा रेजिडेंस। ठीक, रेजिडेंस से रिलेटेड, ठीक है ना, जो आप सुनते हैं ये एनआर है, ये आर है, इससे रिलेटेड होगा भाई। ठीक, तो जल्दी से फटाक से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इनकम इज नॉन टैक्सेबल। ये आपका बिल्कुल अंडरलाइंड, इस पर बिल्कुल अंडरलाइन रहिए, फोकस्ड। अब एक नई बात मैं बताने जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर इनकम is non-taxable, it is very clear, it is a law. But if agriculture income exceeds, लिखिए फटाफट, नहीं फिर इस जगह पे भूलेंगे आगे चल के। If agriculture income exceeds 5,000 and minimum taxable liability exceeds, then such agriculture income should be the part of integration for the calculation of tax. ठीक, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो जाए, साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी क्रॉस हो रही हो, तो एग्रीकल्चर इनकम इनकम का हिस्सा बन सकती है। ऐसे ही लिखना जैसे मैंने बोला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, लॉ कभी भी कंट्राडिक्ट नहीं करता। लॉ की ये सबसे अच्छाई होती है, अगर आपको समझ आ गया तो फिर उसमें दुविधा कोई नहीं रहेगी। जो चीज़ होगी तो होगी, जो नहीं होगी तो नहीं होगी। उसने बोला एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल है, तो वो नॉन टैक्सेबल ही है, इस पे तो बिल्कुल पकड़े रहना कस के। फिर क्या बोलता है वो कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर चली जाए, साथ ही साथ एग्जेम्पशन लिमिट ये भी क्रॉस हो जाए, जो नॉर्मल एग्जेम्पशन लिमिट है, तो एग्रीकल्चर इनकम को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। यस अमित, स्पीकर खुला है बेटा, वो कुछ पूछना है तो स्पीकर खोलो, वो हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस आ ही जाता है बेटा। ओके, तो तब आप इसको कर सकते हैं। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। क्लियर? इसका मतलब मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है। उसने बोला एग्रीकल्चर इनकम को हम जोड़ेंगे टैक्स कैलकुलेशन के लिए, अगर वो 5,000 से ज़्यादा हो जाए, ये शर्त भी याद रखना, अगर वो 5,000 से ज़्यादा हो जाए और साथ ही साथ, मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ हों। पहली कि एक तो वो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो जाए, दूसरी कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा की इनकम हो। अब ये एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोग 60 से कम है उनकी 2.5 लाख, जो लोग 60 से 80 वाले हैं उनकी 3 लाख, और जो 80 से ऊपर वाले हैं उनकी 5 लाख, ये एग्जेम्पशन लिमिट है। तो एक हम लोग इंडिविजुअल ले लेते हैं जो नॉर्मल एज में है, इन द एज ऑफ 50। अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपए हो जाए तो अब ये 2.5 लाख से ऊपर हो गई नॉर्मल इनकम उसकी, और फिर उसके बाद उसकी एग्रीकल्चर इनकम भी 50,000 रुपये हो जाए तो ये भी 5,000 से ऊपर हो गई। अब यहां पर ये केस अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? मतलब बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स दिस एग्रीकल्चर इनकम शुड बी इंटीग्रेटेड। मतलब अब ये हिस्सा बनेगी, टैक्स नहीं पड़ेगा, ये याद रखना, हिस्सा बनेगी कैलकुलेशन का, पर टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक है?
और ये दोनों बातें बड़ी आपस में दुविधाकारी हैं। अभी आपको दिक्कत हो रही होगी कि ये क्या बात बोल रहे हैं यार सर, एक तरफ कह रहे हैं टैक्स नहीं पड़ेगा पक्का पक्का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं यार कि वो जुड़ेगी, यार जब जुड़ेगी तो टैक्स पड़ेगा, ये क्या बात हुई। ठीक, ये अभी आपको आगे समझ आती चली जाएगी। और इस तरीके की फैसिलिटी कितने कितने लोगों के तरीके के साथ है, इंडिविजुअल के साथ, एचयूएफ के साथ, एओपी के साथ, बीओआई के साथ, इतने लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंडीशन, ये चीज अप्लाई होगी। मीन्स द कैलकुलेशन का इंटीग्रेशन मेथड और एग्रीगेशन इनकम का मेथड तब अप्लाई होगा इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम व्हेन द पर्सन आर ऑफ दीज 4 कैटेगरीज, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई। कंपनी पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक, अब ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। दूसरा केस ले लेते हैं। किसी एक बंदे की इनकम 5 लाख रुपए है पर उसकी एग्रीकल्चर इनकम 4,500 है, तो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन फुलफिल हुई। किसी बंदे की इनकम 2 लाख रुपए है, नॉर्मल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपए है, तो भी नहीं अप्लाई होगा। ये तभी अप्लाई होगा कि जब एग्जेम्पशन लिमिट भी क्रॉस करे और साथ ही साथ आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है वो भी आपकी 5,000 को क्रॉस करे। तो इन दिस केसेस अब आपको करना क्या होगा, शॉर्ट पे एकदम आपको बता दे रहे हैं। आपको करना होगा, पहले आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे कैसे, बाय एडिंग द नॉर्मल इनकम एंड द एग्रीकल्चर इनकम। पहले केस के हिसाब से अगर उसकी इनकम 50,000 रुपए है, आप लिखते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो मैं मुंह से बोलता चला जा रहा हूँ, इसलिए इनको आप लिख लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी बनी रहेगी और इसका इफेक्ट भी टेस्ट कर पाएंगे आप बाय द वे ऑफ कैलकुलेशन। इफ द नॉर्मल इनकम ऑफ सच पर्सन विच इज इन द एज ऑफ 48 is 5 lakh and his agriculture income is 50,000. तो इस in this case you have to first aggregate it. उसको एग्रीगेट करो, तो व्हेन यू एग्रीगेट इट तो उसकी इनकम कितनी बन जाएगी, 5,50,000। इस 5,50,000 पर आप नॉर्मल टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन लगाओ, 2,50,000 एग्जेम्पशन का हटा दो, तो अब कितना बच रहा है, 3 लाख। 3 लाख के ऊपर आप अपनी स्लैब अप्लाई करो, तो फर्दर 2,50,000 पर 5%, और उसके बाद जो 50,000 रुपये आए उसके ऊपर आप 20% लगा दीजिए। इस तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो इससे आपको टैक्स वैल्यू मिल जाएगी ऑफ द एग्रीगेट इनकम विच इज द एग्रीगेशन ऑफ द नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। इस टैक्स वैल्यू को आप नाम दे दो ए, कैपिटल ए। ठीक, इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। इसका अगला स्टेप क्या होगा कि जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, इसको आप ले लीजिए और एग्रीकल्चर इनकम को ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 लाख। 3 लाख में फिर एग्जेम्पशन को हटा दूं, 50,000 बचा, 50,000 पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, वो लगा दो आप, तो टैक्स वैल्यू अंडर बी आ गई। अब क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल है, तो ये जो आपने बी निकाला है, यू हैव कैलकुलेटेड द टैक्स एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्पशन को हटाने के बाद क्या बच रहा था, एग्रीकल्चर इनकम। तो ये जो आपने टैक्स निकाला है अंडर द हेड बी, इसको ए से माइनस कर दीजिए, ए माइनस बी, देन द वैल्यू यू हैव गेट इज द टैक्सेबल। बात समझ आई, कुछ बात समझ आई? यस सर, प्लीज, ठीक ना। तो आपके 50,000 पर 5% आई थिंक 2,500 आएगा, ठीक है ना। और इस वाली इनकम के हिसाब से आपकी 3 लाख में से 2.5 लाख बाहर हुआ, तो अगले 2.5 लाख पर आपने लगाया उसकी इनकम कितनी थी, 5 लाख, ठीक ना। तो अगले 2.5 लाख पे आपने लगाया 12,500 और इस 50,000 पे आपने लगाया
कितना? इस 50,000 पे आपने लगाया 30%। क्लियर? 30% लगाया तो वो बना था 15,000। इसका टोटल में से आप ये वैल्यू घटा दीजिए 2,500 वाली, तो जो अब वैल्यू आ रही है वो टैक्सेबल है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है इन द टर्म्स? वो आपसे ये कहना चाह रहा है डायरेक्टली कि जो भी आप एग्जेम्पशन ले रहे हो अगेंस्ट द एग्रीकल्चर इनकम, वो एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम में लो, उसको अपर लिमिट में मत जोड़ो। जैसे जैसे एग्रीकल्चर इनकम बढ़े वैसे वैसे आप उसका अगर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको घटाते जाओ। अगर आप उसको नॉर्मल इनकम के साथ ऐड करा दोगे, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो? अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को पूरा बाहर कर रहे हो तो हम बोल देंगे कि बिल्कुल नहीं पड़ता, तो आप 5 ही लाख पे तो टैक्स दोगे ना। तो एग्रीकल्चर इनकम को आप जोड़ें और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें अपर लिमिट में, क्योंकि ये इनकम तो हुई। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम पे जो छूट आ रही है वो वापस ले लो आप अपनी। तो एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल हो गई, एग्रीगेशन कर दिया हमने टोटल इनकम का। तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। ठीक? ठीक है? यस सर। ओके। अब ये तो बिल्कुल मैंने सिंपल टर्म्स में आपको बता दिया है। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, अगर इस इनकम के साथ में वो वाली इनकमें जुड़ी हुई हैं कि जो कैजुअल इनकम है या जो LTCG हैं, STCG हैं, तो इनको आपको हटा देना है क्योंकि ये स्पेशल रेट से चलती हैं। फिर अगर कोई आपको रिबेट देनी है 87A की तो वो भी आपको देनी है। कोई सरचार्ज आपको लगाना है तो वो भी लगाना है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन का तो ये सारा हिस्सा है। क्लियर? कोई सेस लगाना है तो वो भी लगाना है। तो ये सब आप करते चलेंगे। बेस बात आपको याद रखनी है केवल कि अगर वो पॉइंट आपको याद रखना है कि इफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स ओवर 5,000 एज वेल एज द इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल और द AOP और द BOI or the HUF crosses the exemption limit, then this procedure of tax calculation, which is said as the aggregation of agriculture income towards the total income, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक? क्लियर है ये बात? इस पर कोई डाउट आ रहा है बेटा? नो सर, नो सर। नो सर। तो एक काम कर लीजिए फटाक से, एक मिस्टर एक्स हैं, ये कल अगले सेशन में आप करके ला के बताइएगा मुझको। ये एक मिस्टर एक्स हैं जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 80,000 है और उनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख है। एग्रीकल्चर इनकम 80,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख। नाउ कैलकुलेट द अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी। मतलब इसमें आपको सारे इफेक्ट ले लेने हैं, अगर कोई सरचार्ज है, अगर कोई कुछ भी है, वो सब आप लगा दें। ठीक? क्लियर? ठीक है। इसको आप करके लाएंगे इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन वी मीट। तो लगभग एग्रीकल्चर इनकम का सारा काम खत्म हो जाएगा और ये जो छोटा सा क्वेश्चन है ये डिस्कस हमारे 5-10 मिनट में शुरू के हो जाएगा। देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द रेजिडेंस। Okay, have you any query? May ask it. Otherwise, it is time to close the session. If there is any query, beta. नो क्वेरी सर। Okay. तो एक काम करिए कि ये जो साथ में भी आपके बच्चे, इनको जोड़े रहिए, वरना अगर वो अचानक किसी दिन आएंगे तब आपको खुद समझ आ रहा होगा कि बड़ी दिक्कत होगी, उनको कुछ समझ आएगा नहीं। तो अभी जो हल्के सेशन को छोड़ के जा रहे हैं तब उनके लिए मजबूरी हो जाएगी कि इस सेशन में या तो वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बोर होंगे या उसको छोड़ेंगे। तो आप उनकी मदद करिए, अगर जो भी आपके फ्रेंड है, ग्रुप है, उसमें इसको शेयर करते रहिए। ठीक है ना? तो उनके लिए भी एक स्कोप बना रहेगा जुड़ने का, अदरवाइज दे आर गोइंग टू फाइंड डिफिकल्ट टू ज्वाइन द सेशंस as well as to feel comfortable in the sessions. Okay, then have a nice meeting। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। थैंक यू वेरी मच।
हैव अ नाइस डे। थैंक्स सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।